नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। उत्तर प्रदेश का 2024 का चुनावी माहौल। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार का मुकाबला समाजवादी पार्टी के इकरा हसन से है। 2019 के आम चुनाव में प्रदीप कुमार ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार पहले चरण के चुनाव में कैराना सीट पर चुनाव है। लोकसभा के पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और सूत्रों की माने तो कल पश्चिमी यूपी में अखिलेश और राहुल प्रियंका साझा चुनाव प्रचार का बिगुल भी फूकेंगे। ऐसे में पश्चिमी के रण में कैराना की लड़ाई क्यों और कितनी अहम है, 2024 के चुनावी माहौल में आज इसी पर बात होगी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार का मुकाबला समाजवादी पार्टी की इकरा हसन से है। 2019 के आम चुनाव में प्रदीप कुमार ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। सियासी दिग्गजों के परिवार से ताल्लुक रखने वाली इकरा हसन को उम्मीद है कि इस बार वे जरूर जीतेंगी। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। बहुत उम्मीद है, लगातार हमें सपोर्ट बढ़ता दिखाई दे रहा है और पश्चिम में बहुत अच्छा हमें 2-3 हमारी इधर की जो सीटें हैं, क्योंकि अपने चुनाव में आसपास का ही ध्यान रहता है बस, तो उन पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम यूपी में ही एक बड़ा चंक हम तोड़ लेंगे और साउथ में तो बीजेपी का कुछ है ही नहीं, तो वी आर वेरी होपफुल कि इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस देगा। कैराना लोकसभा क्षेत्र में शामली और सहारनपुर जिले की 5 विधानसभा सीट शामिल है। इस सीट पर जाट समुदाय की पकड़ है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी के प्रदीप कुमार को जीत का पक्का भरोसा है। पिछली बार 3 प्रमुख दल हमारे सामने चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। कैराना लोकसभा पर समाजवादी, बीएसपी और आरएलडी। अब की बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, आरएलडी हमारे साथ आ गई है। सामने एक ही पक्ष मानो कि समाजवादी पार्टी, और उनका पक्ष बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ आरएलडी के आने के बाद हमारा पक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। कैराना के वोटरों के लिए इस चुनाव में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सौहार्द और विकास अहम मुद्दे हैं। योगी राज में है ना, मोदी राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है और यही चाहिए कि रोजगार और गुंडागर्दी खत्म हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। सेफ जैसा कि अदरवाइज घर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बिल्कुल सेफ है। सरकार तो मोदी जी की भी अच्छी है, योगी जी की भी अभी की अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है इरादा यह है कि मतलब मन मुटाव ये थोड़ा चलाना है हिंदू मुस्लिम का, अगर ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। डेवलपमेंट ही देख रहे हैं, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी इधर और मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है, कानून व्यवस्था भी ठीक ही है। इस बार कैराना में चुनाव पहले चरण में ही होना है। 19 अप्रैल को यहां वोट डाले जाएंगे। 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। तो आज चुनावी माहौल में समझेंगे, क्योंकि ये 8 सीटें जिनमें पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि 8 सीटें बेहद मायने रखती हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है और हर एक सीट को लेकर जो प्रचार प्रसार है और तैयारियां हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी आरएलडी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीपी यादव जी हैं सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत अंकुर सक्सेना से कर लेते हैं।
अंकुर सक्सेना जी, अब तो बीजेपी के साथ गठबंधन है आपका, क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि अगर पिछले बार का जिक्र करें 2019 का, तो जो 8 सीटें थी वहां पर बीजेपी की स्थिति सभी को पता है। इस बार मुकाबला कड़ा है, जो गठबंधनों की तस्वीर है वो उलझती हुई नजर आ रही है। देखिए सोनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका स्टेटमेंट आप सुन रहे थे कि एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के घटक दल के रूप में सम्मिलित होने के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो न केवल कैराना की सीट पे, इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश की समस्त 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विपक्षी गठबंधन का सफाया कर देगी। एक बात आपके सम्मानित चैनल पर और स्पष्ट कर दूं कि जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, एक समय में उनकी जो माता जी रही हैं तबस्सुम हसन साहब, वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही कैराना में उस समय जबकि विपक्षी गठबंधन के कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक, राष्ट्रीय लोकदल का संगठन, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में पूर्ण रूप से कार्यरत है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2024 का जो चुनाव परिणाम होगा वो निश्चित रूप से हमारे एनडीए घटक दल के रूप में सम्मिलित होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और उत्तर प्रदेश से एक बार पुनः फुल मेजॉरिटी के साथ 80 की 80 लोकसभा को सीटों को जीतकर कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी को हम लोग देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करने में अपना योगदान सुनिश्चित अच्छी बात है, क्योंकि यही इंडिया गठबंधन का भी मानना है। अगर विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें तो उनका भी यही दावा है कि साउथ में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो बेहद कमजोर है। तो जाहिर सी बात है जीत की उम्मीद विपक्षी पार्टियों को नजर आ रही है। तो ये अपने अपने दावे हैं, 4 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल तब तक के लिए तो इंतजार करना ही होगा। हमारे साथ डीपी यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। अब अगर कैराना सीट का जिक्र किया जाए यहाँ पर डीपी यादव जी, तो एसपी से इकरा हसन है चुनावी मैदान में और प्रदीप कुमार हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होगी लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, कैराना में लेकर चुनाव है और निश्चित रूप से इकरा हसन जी एक जवान और बिल्कुल यंग जो है कैंडिडेट है हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ, तो वो उम्मीद क्षेत्र का विकास करेंगी। और जिस प्रकार से अभी देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां पर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि आरएलडी के आने से हमारे और मजबूती हो गई, हमारा पक्ष और मजबूत हो गया। तो आरएलडी के आने से अगर पक्ष चाहता मजबूत हुआ है, तो जब आरएलडी से वो चुनाव लड़ी थी तब भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई थी? भारतीय जनता पार्टी को वहां लोग नापसंद कर रहे हैं। अब समीकरण बदले हुए हैं। 2024 का ये चुनाव है। नापसंद कर रहे हैं डीपी यादव जी? जी देखिए, 2024 का ये चुनाव है और जनता जो है 2019 और 2014 में जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, निश्चित रूप से अब उस पर चुनाव चाहती है जनता। माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने अमर्यादित भाषण हैं, जितने उनके कहीं ना कहीं जो जनता को बहकाने वाले भाषण है, जो जुमलेबाजी है उनकी, झूठ की जो राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, 2014 में चली थी, 2019 में चली थी, लेकिन 2024 में अब वो बार बार कहा जाता है ना, काठ की हांडी नहीं चढ़ती है, तो इस बार नहीं चढ़ने वाली है। अब लोग ये चाहते हैं कि आपने जो करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी, वो धरातल पर उनकी सच्चाई जमीनी हकीकत क्या है? उत्तर प्रदेश में आपने किसानों को कितना कुछ दिया है? उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष के किसानों से आपने वादा किया था कि 2022 तक हम आपकी आय दोगुनी करेंगे। आप ये बताइए, दिल्ली के मित्र हमारे बैठे हुए हैं अंकुर भाई, किसानों के लिए हम लोग जो है, चूंकि पश्चिम का क्षेत्र गन्ना का क्षेत्र है, तो वहां पर किसानों के लिए हम लोग 500 रुपए प्रति क्विंटल का जो है मांग रहे थे गन्ना मूल्य का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना दिया है? 350 दिया। उसके बाद 20 रुपए मामूली उसमें वृद्धि किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो तमाम ये जो सारे मुद्दे हैं, महंगाई किस प्रकार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, आप देखिए देश में भूखमरी किस प्रकार बढ़ती जा रही है, आप देखिए देश के ऊपर कर्ज कितना बढ़ता जा रहा है, तो लगातार रुपए का किस प्रकार मूल्य गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री सोनी जी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ पीडीए की विचारधारा
और दूसरी तरफ ये तमाम मुद्दे जो विपक्षी पार्टियों के साथ हैं, गठबंधन के पास हैं, लेकिन किस तरीके से, क्या इन मुद्दों के आधार पर जनता वोट देगी, ये बड़ी बात है। चुनावी प्रचार प्रसार में अभी आपने देखा सहारनपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, किस तरीके से चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने एक अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की। विपक्ष की क्या रणनीति, विपक्ष की क्या कुछ तैयारी? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष इस चुनाव में मुद्दों के ऊपर जनता के बीच जा रहा है। विपक्ष इस बात को कहीं ना कहीं जनता को बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि जो भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे 2024 का चुनाव, 14 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का चुनाव रहा है, उन वादों को कितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है, नफरत की राजनीति करना चाहती है, क्योंकि देखिए पूरे भारतवर्ष के लोग एक साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। अब देखिए, अभी एक आपने जो वहां पर एक जो वोटर था, उससे आपके जब संवाददाता ने पूछा तो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। हम लोग चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच मनमुटाव है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं ये जो मनमुटाव बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को जो उकसाने का काम कर रही है, नफरत की जो राजनीति कर रही है, अब उसके झांसे में नहीं आने वाले लोग हैं सोनी जी। सोनी जी देखिए, इस देश के लोग अमन चैन चाहते हैं, अब चाहते हैं सब लोग विकास करें, सब लोग साथ बढ़े, सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, सबको नौकरियां मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटा करके जो नफरत की राजनीति है, जो अगर देखा जाए बीजेपी जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटों को लेकर यूपी की एक ठोस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को भी एक ठोस रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति पर आम जनता को भरोसा हो, वो भरोसा भी कायम करना होगा, जिसको लेकर अभी कहीं ना कहीं उतनी मजबूत स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि वक्त का इंतजार भी करना होगा, क्योंकि जनता का मूड है और जनता का विचार है, वो किस आधार पर वोट करता है। अंकुर सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं। अंकुर सक्सेना जी, भाई डीपी यादव जी का ये मानना है कि काठ की हांडी हर बार चढ़ने वाली नहीं है, जनता बदलाव चाहती है। देखिए सोनी जी, डीपी यादव भाई एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं और वो अपनी बात को बड़ी साफगोई और शांति के साथ कहते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसी डिबेट और माहौल में कि वो बात शांतिपूर्वक हमारी बात को सुनेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सुनामी चल रही है, और राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए गठबंधन का घटक दल बनने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके आगे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी, अभी आप ही की डिबेट में आपने जो शब्द प्रयोग किया कि पीडीए, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये स्थिति है कि वो पीडीए का पार्ट है या वो इंडिया गठबंधन का घटक दल है। एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो हमारे डीपी भाई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो डीपी भाई और समाजवादी पार्टी आज की डेट में मति भ्रम की स्थिति में है। अगर ऐसी स्थिति ना होती तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज टिकट का समाजवादी पार्टी डिक्लेयर करती है और एक एक जगह से समाजवादी पार्टी के लोग 2-2, 3-3 फॉर्म खरीदते हैं और उनमें आपसी में कहीं ना कहीं मार कुटाई की नौबत आई जा रही है कि मैं कैंडिडेट हूं या तू कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी मति भ्रम और अंतर विरोधों की स्थिति से लड़ रहे हैं। कांग्रेस को इनने 17 सीटें दी, कांग्रेस के पास 17 कैंडिडेट नहीं है, 17 सीटों पे वो लोग क्या करेंगे। तो आप विपक्षी, जब आप किसी युद्ध में हो, चाहे पॉलिटिकल इलेक्शंस में हो, तो आपको पहले अपने गढ़ को मजबूत करना चाहिए। आज की डेट में आपके अपने गढ़ ही मजबूत नहीं हो रहे, आप दूसरों से क्या लड़ोगे। हम लोग, आप बताइए, अभी तक जितने भी टिकट डिक्लेयर किए गए हैं एनडीए घटक दल के रूप में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या आपको कहीं पर कोई अंतर विरोध का स्वर सुनाई दिया आज तक? कोई स्वर नहीं सुनाई दिया, कोई टिकट नहीं हमारे यहाँ बदला गया। और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं डीपी यादव जी तो कह रहे हैं भाई जनता पसंद नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। अब वो समर्थन वोट में कैसे तब्दील हो जाएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। अंकुर सक्सेना जी, और इसके साथ साथ एक अहम सवाल ये भी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आरएलडी का गठबंधन हुआ है, वो तमाम बड़े नेता देखा जाए तो छिटकते हुए भी आरएलडी के नजर आ रहे हैं, तो वो किस पाले में जाएंगे और उसका बेनिफिट किस पार्टी को मिलेगा, इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है 8 सीटों पर। 102 लोकसभा सीटों को लेकर यह मतदान होगा और देखा जाए तो इसमें एक कड़ा मुकाबला भी नजर आ रहा है। हर एक पार्टी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर इस चुनावी माहौल में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े भी हुए हैं, अंकुश सक्सेना, जिससे हमारा सवाल था ब्रेक से पहले, जाने से पहले, कि इस गठबंधन में तमाम बड़े नेता जो हैं आरएलडी के, वो कहीं ना कहीं छिटकते हुए नजर आए। क्या लगता है वो किस पाले में जा सकते हैं और किसको मजबूती मिल सकती है इससे? सोनी जी, आप किस नेता की बात कर रहे हैं जो छिटक के हमारे यहाँ से चले गए? हमारे यहाँ तो केंद्रीय नेतृत्व जो है वही सर्व स्वीकार्य नेतृत्व है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ से जो पॉलिटिकल लीडरान होते हैं, तो पॉलिटिकल लीडर तो हम लोग उनको मानते हैं जो स्थायित्व प्रदान करें। जो हमारे यहाँ से चला गया वो हमारा था ही नहीं, और जो हमारा था ही नहीं उसके लिए किस बात का दुख जताना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी आप ही के चैनल पे देखिए नीचे एक स्लाइड चल रही है, उसमें लिखा हुआ है कि बदायूं से माननीय आदित्य यादव, जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे हैं, अब वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। तो अब समाजवादी पार्टी की वर्तमान स्थिति ये है, मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है कि एक विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही, और लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना भी अत्यावश्यक है। लेकिन अब मैं अभी जो डिबेट के प्रारंभ में मैंने अंतर्विरोध की बात कही, देखिए वो अभी नजर आ गया। शिवपाल सिंह यादव जी इलेक्शन लड़ने के लिए डिक्लेयर किया जाता, वो हट जाते, वो अपने पुत्र को कर देते। तो क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अब टिकटों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही अतुल प्रधान ने खुल्लम खुल्ला ये बात बोली थी। तो आप अगर किसी राजनीतिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन तब कर पाएंगे जब आप सशक्त होंगे। और आप अंतर्विरोध से लड़ रहे हैं, आप हमारा मामला हमारा सामना कहां कर पाएंगे? हमारे यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है, हमारे यहाँ बंद मुट्ठी की तरीके से हम लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके सम्मानित चैनल पे इस बात को कह रहा हूं कि 2024 में उत्तर प्रदेश की निर्णय नहीं विपक्ष का नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, अगर पीलीभीत का जिक्र किया जाए, वरुण गांधी को वहां से टिकट नहीं दिया गया, जितिन प्रसाद को दिया गया, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले चरण के मतदान को लेकर देखा जाए जो तैयारी है वो चरम पर नजर आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर देहात से सामने आ रही है। कानपुर देहात से अहम खबर, किसान के घर में लगी आग। संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के घर में आग लगी। तो देखते ही देखते ये आग इतनी भयावह कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आए 2 मासूम। फिलहाल वजह साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है कि आग लगने की वजह क्या रही। उपचार के बाद घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पीड़ितों ने गांव के दबंगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। उपचार के बाद घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। प्रशासनिक अमले की मौके पर घटनास्थल पर मौजूदगी और तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये घर में रहती है। क्या घटना हुई आपके यहाँ आज? या घर में आपसे जल के जाके से कितने आगे लगा दे, को पता नहीं क्या हुआ? आग लगने से क्या हुआ? आग लगने से ना सब गृहस्थी बढ़ गई, सब घर में खाने जल गए, लड़के बच्चे जल गए सब। कितने लोग जले हैं? 2 लड़की जल गई, लड़की एक लड़की जल गई, एक की कोई भरोसा नहीं। क्या आप सबको सादर अवगत कराना है कि थाना मंगलपुर के ग्राम भूठा में आज सोनू सिंह के यहाँ दोपहर पश्चात छप्पर में आग लग जाने के कारण उनके बेटी गौरी, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, और अदिति, आग लगने के कारण उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और साथ ही उनका बेटा गौरव और उनकी पत्नी रीना अकबरपुर में प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर की गई हैं। इसी खबर पर अरमान मलिक संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरमान, क्या वजह साफ हो सकी है? मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि भूटा गाँव में करीब दोपहर के टाइम पे आग लगने की सूचना मिली, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें से कुल 4 लोग थे। बाकी लोगों को सूचना पे एम्बुलेंस द्वारा अकबरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस दौरान उनको वहाँ से लेके
कानपुर में उनको रिफर किया गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो इस हादसे में घायल हुए इस घटनाक्रम में उनको फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। घर में रखा सारा सामान चलकर राख हो गया। आग इतनी भयावह थी, प्रशासनिक अमले की मौके पर मौजूदगी और फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।